हेलो एंड वेलकम टू कंप्यूटरोलॉजी आईएएस एकेडमी। आज हम लोग इस वीडियो में भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित अनुच्छेद यानी कि मौलिक अधिकार का अनुच्छेद 19 पर हम लोग बहस करने वाले हैं, इसको जानने वाले हैं। और इसमें यह इतने ज़्यादा या 19 अनुच्छेद इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि इसमें बहुत सारे फैक्ट हैं और सारे फैक्ट को आधा घंटा में इसको एक साथ रखा नहीं जा सकता है, एक वीडियो में कंप्लीट नहीं हो सकता है। इसका हमने 2 पार्ट बनाया है। आज हम इसके जितने भी शुरुआत की जितनी भी चीज़ें हैं इनके बारे में होगा और उसके बाद इससे रिलेटेड जितनी भी केसेज हैं या एक्सेप्शन की जो बातें हैं उन सबको हम उस वीडियो में रखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित अनुच्छेद 19 या आर्टिकल 19 जो है यह क्या हमको यह फैसिलिटी देता है और इससे संबंधित कितने हमको फैसिलिटी मिलती है और वह किस रूप में उसको प्रस्तुत किया जा सकता है। तो हम उसको देखते हैं। सबसे पहले देखें तो जैसे मौलिक अधिकारों का वर्गीकरण, मौलिक अधिकारों का वर्गीकरण में अगर देखें तो स्वतंत्रता का अधिकार, यहाँ पर क्या है, स्वतंत्रता का अधिकार। दूसरा हमारा यहाँ पर होगा, यह दूसरा पार्ट है, यानी कि मौलिक अधिकार में 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं संविधान में और उसमें से देखें तो यहाँ पर स्वतंत्रता का अधिकार यह दूसरा पार्ट होता है मौलिक अधिकार का और यह अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक इसमें समावेश किया गया है। मतलब कि राइट टू फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम में अगर हम चर्चा करें तो किसी भी लोकतंत्र में समानता एवं स्वतंत्रता सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है। समानता और स्वतंत्रता इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण अधिकार है ये, इसके बिना अगर देखें तो किसी एक के बिना दूसरा की पूर्ति यहाँ पर नहीं हो सकता है। अगर समानता का अधिकार आपका हटा दिया जाए, सिर्फ स्वतंत्रता दिया जाए तो फिर इसका मतलब कि स्वतंत्रता व स्वतंत्रता के रूप में नहीं रहेगा, या स्वतंत्रता का अधिकार को आपको हटा दिया जाए, सिर्फ समानता दिया जाए तो फिर वह आपको देखेंगे तो फिर क्या होगा, यानी कि आपका जो आपके जो किसी भी तरह का अधिकार दिया जा रहा है तो क्या होगा, यानी कि वो सीमित दायरे में वह सिमट कर ही रह जाता है। इस तरह से देखें तो किसी लोकतंत्र में समानता तथा स्वतंत्रता सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है और यह 19वां अनुच्छेद से संबंधित है, जिसके बारे में अगर हम देखें तो ढेर सारे फैक्ट इसमें आने वाले हैं। पहला, उसके बाद दूसरा में देखते हैं, इनमें से एक के बिना दूसरे की कल्पना नहीं की जा सकती, एक के बिना दूसरे की कल्पना नहीं की जा सकती। स्वतंत्रता का अर्थ है, स्वतंत्रता का क्या अर्थ हो सकता है, चिंतन, मतलब कि थॉट, आप किस तरह के सोचते हैं, आपकी थॉट क्या है, किस विषय पर आप सोच रहे हैं, यह आपको स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है कि आप किसी भी विषय पर, किसी भी मुद्दे पर, चाहे वह किसी तरह का वो मुद्दा हो, तो नेगेटिव पॉजिटिव आप उसको थॉट कर सकते हैं, आप उसको सोच सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला हमारा ये है स्वतंत्रता कि हम चिंतन कर सकते हैं किसी भी, चाहे वह अध्यात्म के क्षेत्र में हो या हमारा विज्ञान के क्षेत्र में हो या किसी भी सब्जेक्ट के क्षेत्र में हो, तो हम क्या कर सकते हैं, उस पर चिंतन कर सकते हैं और इस पर कोई भी रोक नहीं कर सकता है। यानी कि चिंतन करने का अधिकार मुझे मिला हुआ है और यह 19वां अनुच्छेद में। नेक्स्ट है अभिव्यक्ति। अभिव्यक्ति का मतलब है यहाँ पर एक्सप्रेशन, और यह एक्सप्रेशन हम अपने देखें तो हम कई तरीकों से लोगों के सामने हम अपने आप को क्या करते हैं, अभिव्यक्ति को प्रस्तुत करते हैं, चाहे वह कला के माध्यम से हो या भाषा के माध्यम से हो या शब्दों के माध्यम से, यानी कि बोलने के द्वारा हो या लिखने के द्वारा हो, यानी कि लिपि के द्वारा हो या किसी कला के द्वारा। कला का मतलब यहाँ पर जैसे कार्टून हम क्या करते हैं, कार्टून बनाकर उसमें भी क्या किसी चीज़ की हम अभिव्यक्ति ही देते हैं। तो ये सारी जो यहाँ व्यवस्था है यह सब पर आपको क्या मिला हुआ है, अधिकार मिला हुआ है और यह सारा अधिकार जो है किस पर है, यानी कि यह हमारा अनुच्छेद 19 से संबंधित है। कहने का मतलब यह है कि स्वतंत्रता का अधिकार 19 से लेकर 22 तक दे दिया गया है, जिसमें देखें तो यह आपका यह 3 पॉइंट जो है 19वां अनुच्छेद में भी सही है, फिर 19 के बाद 20वां में भी है, 21 और 22 में भी, यानी कि सब अनुच्छेद में क्या होगा, एक तरह से देखें तो यह कॉमन चीज़ें हैं जिसके बारे में हमको जानना है। नेक्स्ट अनुच्छेद 19, यहाँ पर अनुच्छेद आपका 19 शुरू हो रहा है और इसमें है भारतीय संविधान में नागरिकों को अनुच्छेद 19(1)(a), यानी कि अनुच्छेद 1 और ए से लेकर अनुच्छेद 19(1)(g) तक के कुल 6 अधिकारों की स्वतंत्रता की गारंटी दी गई है।
यह 6 प्रकार की अधिकारों की गारंटी दी गई है। मतलब यहाँ पर है कि यह सिर्फ हमारा अनुच्छेद 19 है और इस 19 अनुच्छेद में 6 प्रकार की अधिकारों की गारंटी दी गई है भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार के तहत। और यह बहुत ही बड़ी अधिकार है हमारे लिए और यह स्वतंत्रता का बहुत बड़ा अधिकार है। आप जब इसके प्रत्येक पार्ट को आप जब देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमारे भारतीय संविधान बनाने वाले जो निर्माताकर्ता जो थे और वो हमारे लिए यानी कि किस तरह से हमको जीने के लिए आज़ादी देते हैं, हमको बोलने का, हमको अभिव्यक्ति करने का और इस तरह के जो आज़ादी मिलती है, एक मानव की नैसर्गिक जो एक विकास होता है या एक मानव की जो एक मतलब कि जीनवीन या आप कहेंगे कि आवश्यकता की जो चीज़ें होती है यानी कि सोचने के, खाने के, पीने के, पहनने के, यानी कि हर तरह के यानी कि भावनात्मक जुड़ाव यानी कि क्या कहते हैं आप पे अध्यात्म के साथ जुड़ाव रखने के लिए सारी चीज़ें की यहाँ पर ये जानकारी यहाँ पर मिलती है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखें तो 19 अनुच्छेद में कितने हमारे अनुच्छेद आते हैं उसमें तो देखें तो 6 अनुच्छेद आते हैं और ये 6 अनुच्छेद अलग अलग सब्जेक्ट से संबंधित यानी कि अलग अलग मुद्दों से संबंधित हमको यह अधिकार मिला हुआ है। जो किससे शुरू है, अनुच्छेद 19(1)(a) से संबंधित है और यह कहाँ तक 19(1) से यानी कि 1 से G तक संबंधित है यानी कि 19(1)(G) तक है। अब सवाल उठता है कि 19(1)(a) से 19(1)(G) तक है तो यहाँ पर 7 होना चाहिए। तो आपको हम बता दें कि इसमें एक आएगा 19(1)(f). यह क्या है, यह संपत्ति का अधिकार से संबंधित है और संपत्ति का अधिकार जब यहाँ पर समाप्त किया गया था मौलिक अधिकार से तो फिर यह अनुच्छेद जो 1900 में है इसको भी क्या किया गया, डिलीट कर दिया गया, यहाँ से हटा दिया गया। तो इसका मतलब है कि 19(1)(a) से 19(1)(G) में यह भी आएगा जो कि हटा दिया गया है, इसलिए क्या होगा 6 ही यहाँ पर हमारा मौलिक अधिकार होगा 1900 से संबंधित। नेक्स्ट है कि इन 6 अधिकारों की रक्षा केवल राज्य के विरोध मामले में है, न कि निजी मामले में है। कहने का मतलब है कि इस अनुच्छेद के तहत जो 6 प्रकार के अधिकार हमको मिला हुआ है वह किसके विरुद्ध है, यानी कि राज्य के विरुद्ध है, यानी कि न कि हमारे निजी मामला में यह ऐसा हो सकता है। कहने का मतलब है कि अगर किसी भी तरह का सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो या लोकल गवर्नमेंट हो या किसी भी तरह के अगर मान लेते हैं कि वो सरकारी किसी भी तरह का अथॉरिटी हो, उसके विरोध में ये हमारे मौलिक अधिकार मिला हुआ है। मतलब कोई राज्य हमारे मौलिक अधिकारों का अगर इन मौलिक अधिकारों के इन 6 प्रकार के मौलिक अधिकारों का हनन करता है तो हम सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे तक भी खटखटा सकते हैं। इस तरह का यहाँ पर दिया हुआ है। नेक्स्ट है कि साथ ही इन अधिकारों पर लगने वाले युक्तियुक्त निर्बंधनों मतलब है रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस को भी बताया गया है। कहने का मतलब है कि आपको मौलिक अधिकार तो ढेर सारा मिल गया है अनुच्छेद 19 के तहत और ये 6 प्रकार के जो मौलिक अधिकार मिला हुआ है, इस मौलिक अधिकार का प्रयोग करते समय अगर आप किसी के मौलिक अधिकारों का हनन करते हैं या देश पर किसी तरह का खतरा मंडराता है आपके उस मौलिक अधिकारों को अपनाने से, तो फिर यहाँ पर क्या है, यानी कि राज्य जो है उस मौलिक अधिकार को क्या करेगी, यानी कि युक्तियुक्त निर्बंधनों को भी बताया गया है। मतलब है कि उस पर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन, उस पर प्रतिबंध करने के लिए या उस पर किसी तरह का कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर राज्य जो है यहाँ पर आगे आएगा और उसको कंट्रोल करेगा। यानी कि आपकी उस तरह की मतलब कि अगर आपको मान लेते हैं कि आप खुला साड़ है, मतलब कि जहाँ जाएँ कहीं भी जाएं, किसी के भी खेत को चर जाएं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, अगर मान लेते हैं कि आप खुला स्थान है तो ठीक, आप मौलिक अधिकार का पालन करिए, लेकिन यहाँ पर है कि आप कंट्रोल में, ऐसा नहीं है कि किसी के संपत्ति ही बर्बाद कर दीजिए। ठीक है, किसी के मौलिक अधिकार को ही हनन कर दीजिए। तो यहाँ पर अगर ऐसा कंडीशन आता है तो फिर राज्य आपको क्या करेगी, हस्तक्षेप करेगी और आपको रोकने की काम करेगी। और किन किन मुद्दों पर राज्य जो है हमारे मौलिक अधिकारों को सीमित करती है या कंट्रोल करती है, उस पर भी बहुत सारा हम लोग को यहाँ पर मतलब कि फैक्ट यहाँ पर मिलने वाला है इस वीडियो में। तो हमारा ये सारा चीज आता है, मतलब कि हमको 6 प्रकार के मौलिक अधिकार दिए गए हैं, लेकिन जरूरत पड़ने पर राज्य उन मौलिक अधिकारों को सीमित कर सकती है, उसको कंट्रोल भी कर सकती है। ये कब कंट्रोल करती है, इसके कंडीशन हम अभी बताते हैं। जैसे आगे देखें तो अनुच्छेद 19(1)(a) क्या है, यह भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। यह भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। यह लोकतंत्र का बुनियादी विशेषता है। मतलब कि भाषण करने का या अभिव्यक्ति करने का यह जो है लोकतंत्र का क्या है, यह बुनियादी विशेषता है, यानी कि मूलभूत इसको विशेषता कह सकते हैं लोकतंत्र का।
और अभिव्यक्ति भी कई तरीके से हो सकते हैं। लिखकर आप अभिव्यक्ति दे सकते हैं किसी भी लिपि में, या आप बोलकर अभिव्यक्ति दे सकते हैं, या आप किसी तरह के इंडिकेशन करके भी अभिव्यक्ति कर सकते हैं। मतलब कि आपके किसी भी तरह के हाव भाव से दूसरे किसी को पता चलता है कि आप क्या कहना चाहते हैं, तो सब क्या होगा, अभिव्यक्ति के माध्यम होगा। या आप कार्टून बनाकर अभिव्यक्ति दे सकते हैं। इस तरह से देखें यहाँ पर, या आप कला के क्षेत्र में यानी कि कला को भी यहाँ पर अपनाकर, कला को यूज करके भी आप क्या कर सकते हैं, अभिव्यक्ति दे सकते हैं। इस तरह से देखें तो ये हमारा यहाँ पर आता है कि भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। सबसे पहले यहाँ पर देखें यह क्या है, बुनियादी विशेषता है। बुनियादी विशेषता के बाद अगर इसमें चर्चा करें तो इसमें बोलने, लिखने और कला के विभिन्न माध्यमों से अपने विचारों को व्यक्त करना शामिल है। बोलने, अगर मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति गूंगा है, वो बोल नहीं सकता है, तो फिर लिख तो सकता है ना, लिख सकता है। तो लिख कर भी क्या, अपनी एक्सप्रेशन को, अपनी अभिव्यक्ति को दूसरे के सामने क्या कर सकता है, प्रकट कर सकता है। अगर मान लेते हैं कि उसको लिखना भी नहीं आता और बोलना भी नहीं आता है, ठीक है, मान लेते हैं कि अनपढ़ है, उसको लिखना नहीं आता है, तो फिर कला के माध्यम से किसी भी तरह का आर्ट वर्क यानी कि कला यानी कि फोटो बनाए या किसी भी तरह का वो आर्ट करके यानी कि वो अभिव्यक्ति को बता सकता है। यहाँ पर भारतीय संविधान में देखा जाए तो यहाँ पर ये सारी चीज़ की फैसिलिटी दी गई है, यानी कि कला के माध्यम से भी हम अपने अभिव्यक्ति को, हम अपने एक्सप्रेशन को क्या करेंगे, दूसरे किसी के सामने हम प्रकट कर सकते हैं। ढेर सारा ऐसा मतलब कि एक्सप्रेशन है, मतलब कि कला के माध्यम से दिए जाने वाला। तो इसमें हम इसका एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। जैसे आगे है कि विचारों को व्यक्त करना शामिल होता है। अब देखें तो जैसे कैसे, ऐसे मान लेते हैं कि अपने या अन्य के विचारों को प्रसारित करने का अधिकार है। अपने विचारों को तो प्रसारित करने का अधिकार तो है ही, आपका वो अधिकार है, आपका अपना विचार है। लेकिन अगर किसी का अगर विचार है और वह प्रकट नहीं कर पा रहा है, तो वह आपको अथॉरिटी मिली हुई है, आपको यह अधिकार मिला हुआ है कि आप दूसरे किसी के विचारों को भी आप प्रकट कर सकते हैं समाज के सामने, आप उसकी अभिव्यक्ति को आप समाज के सामने ला सकते हैं। तो यहाँ पर ये फैसिलिटी यहाँ पर मिली हुई है, चाहे वह कार्टून के द्वारा हो। आप देखते होंगे कि आप यूट्यूब पर ढेर सारे ऐसे फोटो आते रहते हैं, ठीक है, उसमें कुछ कला, उसमें कला दिखाकर मतलब कि किसी के फोटो को वहाँ पर एक्सप्रेशन के रूप में दिखाने के लिए वहाँ पर देखते हैं तो कट करके वहाँ पर जोड़ा जाता है। और कुछ ऐसे कार्टून बनाए जाते हैं जिसको देखने से साफ साफ अभिव्यक्ति ये झलक जाती है कि बनाने वाला आदमी जो है यह किस रूप में बनाया और क्या बताना चाहता है। और वो भी क्या होता है, कला का माध्यम जो भी होता है वो भी एक अभिव्यक्ति का मार्ग होता है। इस तरह से देखें तो यहाँ पर क्या है, अपने विचारों को प्रसारित करने का अधिकार, यानी कि हाँ यहाँ पर है कि जैसे हम क्या करते हैं, बोलकर, लिखने और कला के विभिन्न माध्यमों से अपने विचारों को हम व्यक्त करते हैं, और ये सब शामिल इसमें होते हैं। नेक्स्ट है कि अपने या अन्य किसी के विचारों को प्रसारित करने का अधिकार भी क्या है, आपको प्राप्त है। दूसरा है कि प्रेस की स्वतंत्रता। प्रेस की स्वतंत्रता जो है यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रेस की स्वतंत्रता वह अपने आप में स्वतंत्र है, इस पर किसी तरह की रोक टोक नहीं है। चाहे आपका वह निजी मामला हो या किसी तरह का वह अगर सरकारी मुद्दा होता है तो वहाँ पर प्रेस जाएगी, आप उसको रोक नहीं सकते हैं, आपको उसके सामने आना ही होगा। और यह देखा जाए तो यह लोकतंत्र का चौथा स्तंभ इसको बताया गया है, और यह हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको कहीं भी रोका नहीं जा सकता है। नेक्स्ट, व्यवसायिक विज्ञापन की स्वतंत्रता। अगर आप किसी तरह के व्यवसाय कर रहे हैं और अपने व्यवसाय को डेवलप करने के लिए, चलाने के लिए, प्रचार प्रसार करने के लिए आप एक्सप्रेशन के रूप में, आप या तो पम्पलेट के रूप में हो या बैनर के रूप में हो, जिस तरह से भी हो, आप क्या कर सकते हैं, उस विज्ञापन को यानी कि फैलाने के लिए आप स्वतंत्र हैं। इस तरह से देखा जाए तो ये भी हमको स्वतंत्रता मिली हुई है। दूसरा है फोन टैपिंग के विरुद्ध अधिकार। अगर आप किसी से बात कर रहे हैं, बात करना क्या है, यानी कि प्राइवेसी हमारा है, यानी कि निजता का अधिकार इसमें आ जाएगा। तो निजता का अधिकार भी क्या है, हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इस तरह का अगर फोन टैपिंग कोई कर रहा है, यानी कि फोन पे टैपिंग का मामला आ रहा है, तो उसके अगेंस्ट में, उसके विरोध में आप अपने मौलिक अधिकारों का जो आपका हनन हुआ है वह आप किसी भी कोर्ट में जाकर, चाहे हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, वहां पर इसकी भरपाई के लिए आप अपील कर सकते हैं, आप वहां पर मुकदमा दायर कर सकते हैं। यहां पर ये बात आता है, यानी कि फोन पर बातचीत करना, ठीक है, या मोबाइल पर बातचीत करना, यह हमारे निजता के अधिकार में आता है, और यानी कि प्राइवेसी के अधिकार में आता है। और फिर यह जो मामला है किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा इसको टैप नहीं किया जा सकता है, यह आपके साथ मतलब कि इस तरह का मौलिक अधिकार मिला हुआ है कि आप इसके अगेंस्ट में, अगर फोन टैपिंग होता है तो आप इसके अगेंस्ट में आप कार्रवाई करवा सकते हैं। नेक्स्ट है, जैसे
किसी भी समाचार को प्रसारित करने का अधिकार, किसी भी समाचार को प्रसारित करने का अधिकार, यह चाहे वह संसद का मामला हो या विधानसभा का मामला हो या किसी भी तरह का, अगर मान लेते हैं कि चाहे वह यूनिवर्सिटी का मामला हो या किसी तरह का मामला होता है तो उसको प्रसारित करने का अधिकार भी हमको मिला हुआ है। यानी कि हमारे मीडिया को कहिए या आप कहिए प्रेस वाले को भी कहिए या आपको भी मिला हुआ है, आप उसको प्रसारित कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि अर्थात सरकार का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर एकाधिकार नहीं है। अगर सरकार के द्वारा गवर्नमेंट के द्वारा किसी तरह का, अगर मान लेते हैं कि कुछ ऐसी स्थिति आ जाती है जिसके द्वारा लगता है कि ये गलत काम हो चुका है, तो अगर वहाँ पर मीडिया जाती है तो उसको जवाब देना पड़ेगा। अगर मीडिया क्वेश्चन करती है, मीडिया स्वतंत्र है यहाँ पर क्वेश्चन करने के लिए, उसके क्वेश्चनों का यानी कि उसके प्रश्नों का जवाब उसको देना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखें तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर एकाधिकार नहीं होता है। किसका एकाधिकार नहीं होता है? सरकार का एकाधिकार नहीं होता है। नेक्स्ट है कि किसी राजनीतिक दल या संगठन द्वारा आयोजित बंद के विरुद्ध आपको अधिकार है। मान लेते हैं कि कोई भी एक दल है, पार्टी है, जैसे रैली निकलता है, रैला निकलता है, ढेर सारा ऐसा कुछ संगठन होते हैं जो रैली निकालते हैं, और रैली निकालते हैं तो वह शांतिपूर्वक नहीं निकालते हैं। उसमें क्या करते हैं, जैसे आगजनी हो गया, ठीक है, कहीं पता चलता है कि ऐसे हड़ताल कर दिए, पूरा रोड जाम कर दिए, ठीक है, चक्का बंद कर दिए। हर तरह से देखा जाए तो लोगों को जितनी परेशानियां होती है तो देखा जाए तो यह हम उनके लिए मतलब ये मौलिक अधिकार नहीं है। अगर हमको जाना है, यूनिवर्सिटी जाना है, या मान लेते हैं कि हमको एग्जाम पेपर देने जाना है और वह पेपर इस हड़ताल की वजह से छूट जाता है, तो मेरा लाइफ में यानी कि फिर वो चांस नहीं आने वाला है। सोचिए उससे कितना, उस व्यक्ति का, उस नागरिक का, यानी कि उसका मतलब कि उसके मतलब कि जो एक फ्यूचर है कितना बर्बाद होगा। तो इसलिए यहाँ पर देखा जाए तो इस तरह के, अगर किसी तरह का मान लेते हैं कि अगर राजनीतिक दल या संगठन द्वारा आयोजित बंद के विरुद्ध बंदी होता है तो आप उसके अगेंस्ट में आपको यहाँ पर मुकदमा कराया जा सकता है, अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन हुआ है तो। इस तरह से देखा जाता है यहाँ पर ही है। फिर है 7वां में कि शांति का अधिकार। आपको शांतिपूर्वक जीवन जीने का अधिकार है, चाहे वह आपका कैमरा क्यों ना हो, ठीक है, तो वह आपको शांतिपूर्वक जीवन जीने का अधिकार है। यानी कि अगर हम देखें तो जैसे है ना कि जैसे चाहे वह मंदिर हो या कोई भी संस्था हो या कोई भी चीज़ हो, तो यहाँ पर सरकार ये भी अलाउ कर देती है कि 10 बजे के बाद, यानी कि रात में 10 बजे के बाद वहाँ पर मतलब कि इस तरह के लाउड स्पीकर, यानी कि बहुत ही लाउडली, यानी कि बहुत शोर से उसको नहीं बजाया जा सकता है। तो इस तरह का है और लोग इसको पालन करते हैं और पालन करना भी चाहिए। और इस तरह से देखें तो यहाँ पर क्या है, यानी कि शांति का अधिकार है, हमको शांति से रहने का अधिकार है, हमको शांतिपूर्वक अपना जीवन जीने का अधिकार है। और इसमें किसी का अगर दखल अंदाज होता है तो फिर हमारे मौलिक अधिकार का हनन कहलाएगा, और इसके लिए, इसकी भरपाई के लिए हम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। तो ये भी आता है। फिर इसमें आता है कि किसी अखबार पर पूर्ण प्रतिबंध के विरुद्ध अधिकार। कोई भी संस्था किसी भी अखबार पर, प्रेस पर किसी तरह के पूर्ण प्रतिबंध नहीं लगा सकता है। अगर मान लेते हैं कि कुछ आपत्तिजनक उसने ऐसा कुछ प्रसारित कर दिया है किसी व्यक्ति से संबंधित, तो फिर उस पर कुछ कंट्रोल किया जा सकता है, ठीक है, लेकिन उस पर अगर कहें तो पूर्ण प्रतिबंध के विरुद्ध यहाँ पर क्या अधिकार है। कोई व्यक्ति, अगर कोई संस्था या कोई पार्टी उस अखबार पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाती है तो उस अखबार वाले को, ठीक है, अपने मौलिक अधिकार का रक्षा के लिए यानी कि कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है। तो ये व्यवस्था भी दिया गया है। नेक्स्ट है कि प्रदर्शन एवं विरोध का अधिकार है। आपको प्रदर्शन करने का अधिकार है। अगर मान लेते हैं कि किसी भी सरकार से या किसी भी कानूनी कार्रवाई से आप नाखुश हैं, असंतोष हैं, तो उसके अगेंस्ट में आप जुलूस निकालकर या आप उसका प्रदर्शन कर सकते हैं, मतलब कि विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं, या आप उसको पुतला को जला सकते हैं, ठीक है, वैसी सरकार की या वैसे व्यक्ति की या उससे वैसे अथॉरिटी की आप वहां पर पुतला जला सकते हैं। तो इस तरह का देखें यहाँ पर, तो प्रदर्शन करने का आपको अधिकार है। जैसे झंडा फहराना यानी कि रिपब्लिक डे जो हो जाता है, फिर इंडिपेंडेंस डे हो जाता है, उस पर जो झंडा फहराए जाते हैं गणतंत्र दिवस और स्वतंत्र दिवस का अवसर पर, तो यहाँ पर क्या होगा, यानी कि उस तरह के प्रदर्शन करने का भी आपको अधिकार है। चाहे आप सरकारी संस्था से जुड़े हो या नहीं जुड़े हो, आपको इसका प्रदर्शन करने का बिल्कुल अधिकार है। और विरोध के बारे में मैंने बताया कि आप पुतला भी उसको जला सकते हैं और इस तरह से विरोध प्रदर्शन, लेकिन जो भी यहाँ पर होनी चाहिए यह शांतिपूर्वक होनी चाहिए, इसमें हिंसात्मक कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। जो भी आप विरोध प्रकट कर रहे हैं वह शांतिपूर्वक करें, ताकि यहां पर पुलिस को मौका ना मिले आपके इस विरोध पर डंडा चलाने का। तो इस तरह से शांतिपूर्वक करते हैं तो किसी भी अथॉरिटी को हिम्मत नहीं है कि आपके इस प्रदर्शन को रोक दे। तो इस तरह से देखें तो ये भी हमारे अधिकार में आ जाते हैं। नेक्स्ट, युक्तियुक्त निर्बंधनों, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन।
अगर आप इन मौलिक अधिकारों का यूज करते हैं, आपको जितने भी यहाँ पर 9 तरह के मौलिक अधिकार दिया गया है, मौलिक अधिकार का मतलब कि जो अभिव्यक्ति और भाषण से संबंधित जो अधिकार है, अगर इसका आप यूज करते हैं और यूज करने के दौरान अगर लगता है कि सरकार को ऐसा लगता है कि आप दूसरे किसी के मौलिक अधिकार का हनन कर रहे हैं अपने मौलिक अधिकार के चक्कर में, तो फिर यहाँ पर क्या होगा, यानी कि सरकार यानी कि राज्य क्या करेगा, युक्त निबंधनों का भी व्यवस्था करेगा, मतलब रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन उस पर लागू करेगा, उस अधिकार पर, आपके उस अधिकार पर जो दूसरे किसी का मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है उस पर क्या करेगा, उस पर कंट्रोल करने की कोशिश करेगा, ठीक है, उस पर दिशा निर्देश देने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पर देखें तो कौन कौन से ऐसा चीज है या आप कौन सा ऐसे कंडीशन है जहां पर सरकार उस मौलिक अधिकारों को रोकने की, उस पर कंट्रोल करने की या उसको दिशा निर्देश देने की यहां पर बात आता है या वह खड़ा होता है। जैसे सबसे पहले देखें तो इन अधिकार का दुरुपयोग करने पर राज्य उचित प्रतिबंध भी लगा सकती है, और राज्य का मतलब हम यहाँ पर आपको बताए हैं 12वां अनुच्छेद में मौलिक अधिकार का पहला अनुच्छेद राज्य की परिभाषा से संबंधित है। ढेर सारा चीज उसमें बताया गया है, राज्य का मतलब क्या होता है, जितनी भी सरकारी अथॉरिटी है मोटा मोटी यही समझ लीजिए, वो सब क्या कहलाएगा, राज्य। राज्य का मतलब यहाँ पर स्टेट नहीं है, आप उस 12वां अनुच्छेद के वीडियो को आप देख सकते हैं, काफी उसकी परिभाषा आपको डिटेल में दिया हुआ है। तो राज्य द्वारा यानी कि उचित प्रतिबंध भी लगा सकती है। अब जैसे राज्य द्वारा प्रतिबंध लगाने का आधार इस प्रकार है, यानी कि उसका आधार बेस क्या है कि हमारे मौलिक अधिकार पर वह प्रतिबंध लगा सकती है, उसको कम कर सकती है, उसको सीमित कर सकती है। तो पहला है भारत की एकता या संप्रभुता एवं अखंडता की खतरे की स्थिति में। अगर आप इस मौलिक अधिकार का यूज कर रहे हैं और इस मौलिक अधिकार से पता चलता है कि आगे आने वाले समय में भारत की एकता पर खतरा है या संप्रभुता भी क्या वह प्रभावित हो रही है या अखंडता भी क्या यानी कि वो भी खतरे में है, तो इस तरह से देखे तो यहाँ पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन राज्य के द्वारा लगाया जा सकता है। फिर है कि राज्य की सुरक्षा खतरे में पड़ने पर अगर आपने मौलिक अधिकारों का उपयोग किया और उसका यूज किया और उससे पता चलता है कि उसके उपयोग करने से, आपके मौलिक अधिकार को उपयोग करने से अगर किसी तरह के राज्य पर किसी तरह की सुरक्षा का खतरा मंडराने लगता है, तो फिर वो उस पर क्या होगा, यानी कि रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन राज्य के द्वारा लगाया जा सकता है। फिर है कि विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करने पर अगर आप किसी भी विदेशी राज्य से मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करते हैं तो वहां पर भी क्या होगा, यानी कि राज्य द्वारा वहां पर भी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन यानी कि जिसको हम लोग कहते हैं युक्त निर्बंधनों को लगा सकता है। फिर है लोक व्यवस्था, लोक व्यवस्था हो गया, शिष्टाचार हो गया, यानी कि लोक व्यवस्था में आप ये भी कर सकते हैं लॉ एंड ऑर्डर भी कर सकते हैं, शिष्टाचार हो गया या नैतिकता का अहित होने पर। अगर मान लेते हैं कि हमारे मौलिक अधिकारों का हम जिस तरह से यूज कर रहे हैं अपने मौलिक अधिकारों का यानी कि भाषण और अभिव्यक्ति से संबंधित जिस मौलिक अधिकार का यूज कर रहे हैं और उससे लोक व्यवस्था गड़बड़ा रही है, चरमरा रही है, ठीक है, या शिष्टाचार भी क्या हो रहा है, इससे प्रभावित हो रहा है, हमारा या किसी और का प्रभावित हो रहा है, तो इस पर भी नैतिकता भी क्या वह खतरे में चली जा रही है। नैतिकता जो है यानी कि कैरेक्टर जिसको कहते हैं वो भी खतरा में हो रहा है या उससे बहुत अहित होने वाला है, तो फिर इस पर क्या युक्त निबंधनों को लगाया जा सकता है। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि अगर मौलिक अधिकार आपको मिला हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप खुला साड़ है, जैसे मन करे कहीं भी जाइए कहीं भी आइए, अबाध रूप से जाइए आइए, ऐसा कुछ नहीं है। अगर इस मौलिक अधिकार का पालन करते समय अगर दूसरे किसी का मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है या इन कंडीशनों में देखा जाए हमारे देश पर किसी तरह का आंच आ रहा है या यहाँ पर देखें विदेशी राज्यों के साथ आप मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित कर रहे हैं या किसी की नैतिकता प्रभावित हो रही है या शिष्टाचार प्रभावित हो रहा है या लोक व्यवस्था भी गड़बड़ हो रही है, चरमरा रही है, तो उस पर युक्त निबंधनों को लगाया जा सकता है यानी कि राज्य के द्वारा। हमारा ये सारा चीज यहाँ पर आ जाता है। नेक्स्ट न्यायालय अवमानना। अगर आप देखें तो हम मौलिक अधिकारों का यूज करते समय न्यायालय अवमानना हो रहा है या मानहानि हो रहा है उसका, या अपराध उपदीपन को बढ़ावा मिल रहा है, किसी भी अपराध को यहाँ पर क्या प्रमोशन मिल रहा है या आप उसको देखिए कि मोटिवेशन मिल रहा है, तो वैसे काम के लिए यहाँ पर क्या होगा, यानी कि वैसे मौलिक अधिकार को जो इन सारे गतिविधियों में वह समाहित हो रहा है तो उस पर रिस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है यानी कि युक्त प्रतिबंध लगाया जा सकता है, ये हमारा आता है। फिर है नोट में करके
कि 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम और 44वां दोनों अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, 42वां संविधान संशोधन। और जब भी 42वां आता है तो 1976 में, और जब 44वां आता है तो कब, 1978 में, यानी कि 2 साल के बाद 44वां आता है। फिर इस पर क्या है कि संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा एक नया अनुच्छेद 361A जोड़ा गया। एक नया अनुच्छेद क्या है, 361A जोड़ा गया। और इस क्या कहता है कि जिसके अंतर्गत समाचार पत्रों को संसद एवं विधान मंडलों की कार्यवाही प्रकाशित करने के पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान की गई है। मतलब 1978 के पहले विधान मंडलों में या देखें तो संसद में जिस तरह के कार्रवाई होती थी, ठीक है, तो वहाँ पर समाचार पत्र के माध्यम से उसको प्रकाशित नहीं किया जा सकता था। लेकिन 44वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1978 में यहाँ पर देखें तो संसद एवं विधान मंडलों की कार्यवाही प्रकाशित करने की पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान कर दी गई। तो इस तरह से देखें तो हमारे सारे मौलिक अधिकार इससे संबंधित है। और जितना भी हमने बताया इस पर मात्र हमारा 19वां अनुच्छेद का जो 6 प्रकार के मौलिक अधिकार मिले हुए हैं, उसमें मात्र अभी जितना बताया एक ही प्रकार का बताया। अभी 5 प्रकार के मौलिक अधिकार अनुच्छेद 19 से यह संबंधित अभी बाकी है, जो अगले वीडियो में इसको प्रस्तुत करेंगे। तब तक हम विदा लेते हैं। उसके पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जितना हो सके इसको आप शेयर करिए और बेल आइकन बटन भी दबाइए। थैंक यू।